ये हमारा विशेष कार्यक्रम सफरनामा। आज हम इस पे चर्चा करेंगे भारत की सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी, अपने सबसे पुराना राजनीतिक दल, और खास करके वो विशेष राज दल जो एक चुनाव चिन्ह, एक संविधान, एक विधान और अपने लगातार 100 वर्षों का उसका एक शानदार इतिहास रहा है, शानदार विरासत लिए अपने 100 साल पूरा करने जा रही है। हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अपने स्थापना काल 26 नवंबर 1925 से लेकर के आज तक लगातार सतत संघर्ष कर रही है, देश के उत्थान में, देश के विकास में अपना योगदान दे रही है। तमाम आंदोलन, तमाम उसकी एक शानदार विरासत है। आज हम उस पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े उसके नेतृत्व के साथी और खास करके जन संगठनों के प्रमुख साथी आज हमारे बीच हैं। उसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और एटक की महासचिव अमरजीत कौर हमारे साथ हैं। आपका कौर जी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ हैं इप्टा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राकेश बेदा जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है राकेश बेदा। हमारे साथ हैं महिला फेडरेशन की राष्ट्रीय महासचिव निशा सिद्धू जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार एलन पॉल वर्गीस जी हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और समाजवादी चिंतक ये सैलिन जी, आपका भी स्वागत है। और आपसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, कवित्री और बिहार महिला समाज की अध्यक्ष निवेदिता झा जी। प्रथम चाहेंगे कि इस चर्चा को निवेदिता जी आगे बढ़ाइए, आज के इस चर्चा को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल की महान परंपरा, वो विरासत जो आज की तारीख में कितनी प्रासंगिक है और क्या हम उसकी विरासत को जो हम लेके सजो के चल रहे हैं, एक दुरूह कार्य होता है इतने दिनों तक लगातार किसी धारा को निरंतर प्रवाहित करते रहना। तो इस पर चर्चा करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं निवेदिता झा। अनम्यूट कर दीजिए। बहुत शुक्रिया आनंद जी, और सभी साथियों का बहुत स्वागत है आज के बहुजन संवाद में। जैसा कि अभी आनंद जी ने जिक्र किया कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 100 साल की हुई और पार्टी अपनी स्थापना की 100वीं वर्षगांठ देश भर में मना रही है, जश्न मना रही है। ये कहा जा सकता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने विचारधारा की राजनीति के 100 साल पूरे किए। 100 साल के आंदोलन की इस लंबी यात्रा के इतिहास को आज शिद्दत से याद करने की जरूरत है और ये बताने की जरूरत है कि ये किसी राजा महाराजा का इतिहास नहीं है, ये देश की मेहनतकश जनता का इतिहास है। मैं फैज की नज्म दोहराना चाहती हूँ कि जो खून बहा, जो बाग उजड़े, जो गीत दिलों में कत्ल हुए, हर कतरे का, हर कूंचे का, हर गीत का बदला मांगेंगे हम मेहनत कश जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। तो ये हम सबके दिल के करीब है फैज की ये नज्म। और कम्युनिस्ट पार्टी मेहनत कशों की पार्टी है। हम सब जानते हैं कि अभी देश का जो हाल है उसमें कम्युनिस्ट पार्टी का सरवाइव करना और उसमें खड़ा होना एक बहुत बड़ी बात है। ये लंबा सपना हम लोगों ने देखा, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि कम्युनिस्टों के सपने चूर हुए और लहूलुहान हुए। तो क्या ये समय खुद के गिरेबान में झांकने की जरूरत है? क्या कम्युनिस्ट पार्टी अभी भी उतनी ही रेलिवेंट है? क्या हमारे जन आंदोलन जो है वो जमीन पर चल रहे हैं? क्या हमारी जमीन का विस्तार हुआ है? ये तमाम सवालों पर आज हम अलग अलग साथियों से बात करेंगे। हम, जैसा कि आनंद जी ने कहा कि हमारे बीच कम्युनिस्ट पार्टी और उनके जन संगठनों से जुड़े हुए अलग अलग साथी हैं। मैं बहुत संक्षिप्त परिचय देते हुए बातचीत शुरू करूंगी।
तो बहुत बहुत स्वागत है अमरजीत आपका। अमरजीत कौर, आप सब वाकिफ है कि वो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की महासचिव हैं, कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय सचिव मंडल की सदस्य हैं। वो स्वतंत्र भारत में केंद्रीय ट्रेड यूनियन की में से एक कमान संभालने वाली पहली महिला है, तो ये बहुत खुशी की बात है। अमरजीत एआईएसएफ की भी सचिव रही हैं और 1999 से 2002 तक नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन NFIW की महासचिव रही और इस तरह उन्होंने बहुत लंबा आंदोलन किया, जेल गई। और शायद आप सबको याद हो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब दंगे हुए थे उस वक्त उन्होंने काफी आंदोलन किया और जेल में रही। हम अमरजीत का फिर से बहुत स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं NFIW की राष्ट्रीय सचिव निशा सिद्धू का, जो पिछले कई दशकों से महिलाओं और किसानों के मुद्दों पर काम कर रही है। दिल्ली में हुए किसान आंदोलन पे लगातार सक्रिय भूमिका में रही, महिला किसानों के मुद्दे को मुखर ढंग से उठाया। निशा जी जयपुर की हैं और जयपुर में रोड दुर्घटना की रोकथाम के लिए लगातार काम कर रही हैं। उनके द्वारा स्थापित समर्थ फाउंडेशन के कई तरह के सामाजिक कार्य हैं। निशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस बातचीत में। हमारे बीच राकेश वेदा जी हैं। राकेश जी पिछले 5 दशकों से प्रगतिशील लेखक संघ, इप्टा, ट्रेड यूनियन आंदोलन से जुड़े रहे हैं। 1980 में रैलिस इंडिया उन्वान मजदूरों के हत्याकांड के विरोध में जो आंदोलन चले उसमें वो लंबे समय तक जेल में रहे, कई लाठियां खाई और गंभीर रूप से घायल हुए। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में कविता, लेख, कहानियां उनकी प्रकाशित है। साहित्यिक सांस्कृतिक पत्रिका प्रयोजन का वीरेंद्र यादव का संपादन और रंगमंच के अनेक नाटकों में अभिनय निर्देशन उन्होंने किया है, तो काफी लंबा उनका परिचय है। राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच शैलेंद्र हैं। शैलेंद्र पिछले कई दशकों से सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एआईएसएफ, इप्टा जैसे संगठनों में नेतृत्वकारी भूमिका में रहे हैं। संस्कृति के मुद्दे पर देश भर में काम करने का उनका लंबा अनुभव रहा है। फैज से लेकर तमाम क्रांतिकारी गीत को आप इनसे मुजबानी सुन सकते हैं। शैलेंद्र, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे बीच सबसे युवा साथी एलन पॉल वर्गीस हैं। हम उनका बहुत स्वागत करते हैं। एलन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के नेशनल काउंसिल मेंबर हैं, फॉर्मर जर्नलिस्ट, न्यू एज के हैं और सेंट्रल और काफी आर्टिकल लिखते रहते हैं। एलन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस बातचीत में हम कम्युनिस्ट पार्टी पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं अमरजीत कौर से जानना चाहती हूँ। हम सब जानते हैं कि 100 साल पूरे हुए और कम्युनिस्ट पार्टी के आंदोलन का लंबा इतिहास रहा। तो जब हमारी पार्टी का स्थापना हुआ है 2025 में, तो 2 बड़े संस्थाओं के 100 वर्ष अभी पूरे हुए हैं, भाकपा और आरएसएस के। दोनों संस्थाओं के विस्तार और प्रभाव में काफी फर्क दिख रहा है। तो हम अमरजीत जानना चाहते हैं कि 2 बड़ी संस्थाओं के अभी 100 साल पूरे हो रहे हैं और दोनों मुख्तलिफ विचारधारा के हैं, तो उसकी क्या वजह है कि दोनों के विस्तार में बहुत फर्क दिख रहा है? आप इसको कैसे देखते हैं? जो आनंद जी ने कहा और फिर आपने बातचीत की और कम्युनिस्ट पार्टी के 100 वर्षों के इतिहास की बात की, उस पे मैं कुछ कहते हुए ये जो आपने प्रश्न किया है उस पे कहूंगी। असल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एज सच जो फाउंडेशन हुई, इस संगठन की या पार्टी की 100 वर्ष है, लेकिन कम्युनिस्ट आंदोलन के 100 वर्ष नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का बनना उससे पिछली सदी में जो सब कुछ दुनिया में घटित हुआ और उसके घटित होने के बाद जगह जगह पे पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट विचारधारा को मानने वाले लोग शुरू हुए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बनने के बाद। और फिर जब 20वीं सदी शुरू हुई तो उस 20वीं सदी के अंदर पहले इंकलाब की कोशिश हुई 1905 के अंदर। उससे पहले पेरिस में 2 बार 18वीं सदी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बनने से भी पहले और फिर 19वीं सदी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बनने के बाद, कार्ल मार्क्स के द्वारा बनाए जाने के बाद भी वहां पर एक रेवोल्यूशन की कोशिश हुई
चाहे असफल हुई। 1905 में फिर से रेवोल्यूशन की जो कोशिश रूस में हुई वो असफल हुई, और उसके बाद हम देखते हैं बोल्शेविक पार्टी का बनना और उसके जरिए से रेवोल्यूशन के रास्ते की तरफ निकलना, और उससे प्रभावित होकर के पूरी दुनिया के अंदर लोगों का उसके साथ जुड़ना। तो दो आंदोलन तेजी से बढ़ रहे थे। एक तो मजदूर आंदोलन तेजी से बढ़ रहा था, जिसके बारे में कार्ल मार्क्स ने कहा कि तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है, केवल बेड़ियां हैं। तो उस सोच से फिर निकला कि एक अलग किस्म की पार्टी की जरूरत होगी जो इस अंतर्द्वंद को आगे बढ़ाते हुए सोशलिज्म की तरफ समाज को ले जाएगी। तो ये जो सभ्यता का विकास था, उस विकास को समझते हुए मार्क्स ने औद्योगिक क्रांति को समझते हुए, विज्ञान को समझते हुए उन्होंने ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दिया और कम्युनिस्ट पार्टियों की इजाद शुरू हुई। हमारे देश में भी जिन लोगों ने उस कम्युनिस्ट सोच को अपनाया, उनको बोल्शेविक कह के अंग्रेज बंद कर देते थे और जेलों में देते थे। इवन कामागाटा मारुशिप के लोग भी, जब गदरी बाबे भी आए, उससे पहले किसानों का एक डेलीगेशन इंडिया से गया था जो लेनिन को जाकर के मिला था, और गदरी बाबा भी जब आए तो वो लेनिन से मिलते हुए फिर हिंदुस्तान की तरफ बढ़े थे। तो ये एक पूरी पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी पूरी दुनिया के पैमाने पे। विज्ञान और मिथ की जो लड़ाई है, उस लड़ाई के चलते हुए ये कम्युनिस्ट आंदोलन पूरी दुनिया के पैमाने में मानव सभ्यता में शुरू हुआ। हाँ, हिंदुस्तान में ये जो छोटे छोटे ग्रुप अपने को कम्युनिस्ट कहने वाले इकट्ठा हुए थे, उनकी बैठक कानपुर में होके राष्ट्रीय स्तर पे फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बना। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि हम केवल इसी 100 साल को मना रहे हैं कि कानपुर में हम बने और अब 25 में हम 100 साल पूरे करेंगे और उसका हम लेखा जोखा करें कि हम कहाँ चूक गए, कहाँ रह गए, कितना आगे बढ़े, और कितना, जो आपने सवाल किया कि दो संगठनों का ये है, ये दो संगठनों की सेंचुरी है, तो दो विचारों का की लड़ाई भी है। सेंचुरी इज ओल्ड, नॉट ओनली दिस सेंचुरी, सदियों से लड़ाई है मिथ की और साइंस की। और मिथ और साइंस की लड़ाई में ही मार्क्स और एंजल्स हुए, और मार्क्स और एंजल्स ने एक वैज्ञानिक सोच, समाज में तब्दीली के लिए एक वैज्ञानिक सोच के दो बड़े बड़े सिद्धांत दिए जो दुनिया भर के कम्युनिस्टों ने अपनाए। तो आरएसएस का फाउंडेशन हिंदुस्तान में और कम्युनिस्ट पार्टी का फाउंडेशन उस अंतरराष्ट्रीय मानव सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। और आरएसएस भी अकेले हिंदुस्तान में नहीं बनी। हिटलर और मुसोलिनी और फ्रांको अगर वहां तैयार हुए तो दुनिया के बहुत सारे इलाकों में विज्ञान को चुनौती देने वाले, दकियानूसी सोच को आगे बढ़ाने वाले, समाज के बंटवारे की राजनीति को आगे बढ़ाने वाले, और बाद में वो फासीवाद, नाजीवाद के फलसफे को लेकर के जो आगे बढ़े। तो आरएसएस को भी पूछा गया था और कम्युनिस्टों को भी पूछा गया था। कम्युनिस्टों से पूछा कि तुम क्यों पार्टी बनाए हो, तो कम्युनिस्टों ने सीधे कहा, सीपीआई ने सीधे कहा कि हम अपने देश को साम्राज्यवादी दास्ता से मुक्त कराना चाहते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो शोषण हो रहा है मजदूर का, किसान का, आम जनमानस का, उस शोषण के विरुद्ध उनकी लड़ाई में कम्युनिस्ट पार्टी खड़ी है। तीसरा, उन्होंने कहा कि जब हिंदुस्तान साम्राज्यवादियों से आजाद हो जाएगा तो हिंदुस्तान में समाजवादी समाज बनाने के अपने काम को हम पूरा करेंगे। ये बात उन्होंने कही। आरएसएस से भी पूछा गया था, एडगोआर से, जिनके 100 साल होने वाले हैं, वो भी जवाब दें इन बातों का। हमने तो ये कहा और हमने उसके लिए काम किया और हमने आजादी के आंदोलन में भागीदारी निभाई। कुर्बानियों के इतिहास हम लोगों ने लिखे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म के भीतर भी रहे, लड़े, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी बनते ही बैन कर दी गई थी। अंग्रेजों को आरएसएस से कभी डर नहीं लगा। आरएसएस को पनपाने में, मदद करने में, उनकी डिवीजन की पॉलिटिक्स को और बढ़ाने में उनको ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मदद मिली। और कम्युनिस्ट पार्टी की फाउंडेशन से पहले ही कानपुर कॉन्स्पिरेसी कम्युनिस्टों पे चला दी गई। अब ये कानपुर कॉन्स्पिरेसी हो या मेरठ कॉन्स्पिरेसी हो या लाहौर कॉन्स्पिरेसी हो, किसके खिलाफ हुई? ये कम्युनिस्टों के खिलाफ हुई, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्यवाद कम्युनिस्टों से और लाल झंडे से बहुत खौफ खाता था। तो इसलिए उस समय हमारे सबसे शीर्ष नेताओं को पकड़ के बंद कर दिया गया। उसके बावजूद भी कानपुर में वो सम्मेलन हुआ, अंग्रेजों को ललकारा गया, और जब पूछा गया क्यों बनी ये पार्टी तो बताया गया क्यों बनी। तो हेडक्वार्टर से भी पूछा कि आप अंग्रेजों के खिलाफ लड़ोगे, तो आरएसएस के संस्थापक ने कहा हमारी तो अंग्रेजों से लड़ाई ही नहीं है।
तो फिर संस्थापक से ये पूछा गया, तो फिर आपकी विचारधारा क्या है? कि कम्युनिस्ट तो बोलते हैं मार्क्स है, लेनिन है, एंजिल है, ये बोलते हैं, क्योंकि 1917 का इंकलाब हो चुका था। तब 1925 में जब कम्युनिस्ट पार्टी बनी तो रूस में इंकलाब हो चुका था। तो उन्होंने कहा कि फिर आपकी भी कोई फिलॉसफी होगी, आइडियोलॉजी होगी। तो उन्होंने कहा हाँ हमारी है। तो क्या है? उन्होंने कहा नाजीवाद, फासीवाद है। तो फिर उन्होंने कहा कि वो बड़े बड़े नेताओं से इंस्पायर हो रहे हैं, तो आप किससे इंस्पायर हो रहे हो? तो उन्होंने कहा हिटलर और मुसोलिनी से इंस्पायर हो रहे हैं। तो ये कोई महज दो संगठनों का 100 वर्ष नहीं है। ये आज अवलोकन का समय है कि जो प्रगतिशील ताकतें हैं, कम्युनिस्ट और कम्युनिस्टों के बाहर जो प्रगतिशील ताकतें हैं, उनकी लड़ाई आज उन ताकतों से है दुनिया के पैमाने पे, अकेले हिंदुस्तान में नहीं। जो फांसीवादी हैं, नाजीवादी हैं, नए तरीके से सिर उठा रहे हैं। कुछ देशों के अंदर वो काबिज हो गए हैं हुकूमतों में, कुछ देशों पे वो काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं। ये उन सबके बीच में लड़ाई है। तो उस लड़ाई के परिप्रेक्ष्य में मैं इस चीज को देखूंगी और मैं ये कहूंगी, कम्युनिस्टों का रेलेवेंस तो कभी खत्म नहीं हो सकता ना। जब तक भूखा है इंसान, नंगा है इंसान, बेघर है इंसान, उसको शिक्षा चाहिए, उसको इलाज चाहिए, उसको नई जिंदगी के वो सपने देखता है, तो कम्युनिस्ट आंदोलन कैसे खत्म हो सकता है? मैंने बोला कि ये विचार है। ऐसे ही डकियानूस आंदोलन भी खत्म नहीं होगा। आज हम दुख के घड़ी में हैं कि ये लोग सत्ता में हैं, काबिज हैं और सत्ता के हर टूल को इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी वजह से जितना हमारे समाज में जातीयतावाद, धर्मवाद और जो पोलराइजेशन हुआ है, सांप्रदायिकता हुई, उस सब की वजह से, और पूरी जो इलेक्शन पॉलिटिक्स है वो पैसे में बंध गई और ऊपर से कंट्रोल में हो गई। उसकी वजह से हम पार्लियामेंट्री प्रेजेंस, हमारी लेजिस्लेटिव प्रेजेंस हमारी बहुत कम हो गई, ये हम मानते हैं। लेकिन रेलेवेंस, नो, रेलेवेंस बढ़ गया है। आज उल्टा ज्यादा लड़ने की जरूरत होगी, ज्यादा कुर्बानियों की जरूरत होगी, जो हमारे पुरखों ने रास्ता दिखाया। तो मैं अभी इतना ही बोलती हूँ, अभी हूँ, सेकेंड राउंड में आएंगे बिल्कुल तो बिल्कुल से और बात करूंगी, क्योंकि कम्युनिस्टों ने ही पहल ली। कॉमरेड पीसी जोशी जैसे महामंत्री ने, कि उन्होंने लेखकों को, कर्मियों को, लिटरेचर वालों को, नाटक वालों को, विद्यार्थियों को, किसानों को, हर हिस्से को लामबंदी की तरफ, खुद पीछे रह के उनको लामबंदी की तरफ बढ़ाया। और ट्रेड यूनियन चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी के बनने से पहले आईयूसी बन चुकी थी 1920 में, तो कम्युनिस्ट बनने, पार्टी बनने से पहले भी कम्युनिस्ट, गैर कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, कांग्रेस सभी ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइज कर रहे थे इसी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के तहत, आईयूसी के तहत। तो कम्युनिस्ट पार्टी बनने के बाद और भी मुस्तैदी से कम्युनिस्टों ने मजदूर आंदोलन के अंदर भागीदारी भी की, और ऐसे ही विभिन्न आंदोलनों को आगे बढ़ाने के अंदर उन्होंने दखल दिया। और जहां फिर महिलाओं का, किसानों का, लेखकों का जो आंदोलन और विद्यार्थियों का आंदोलन, उनको खड़ा करने की। तो आज ये हम उन सारी शाखाओं की तरफ भी देखते हैं, आज जो निर्भीक होके, निडर होकर के आंदोलन की तरफ बढ़े हैं। राकेश यहाँ बैठे हैं, इन लोगों ने किस तरीके से ढाई आखर प्रेम की, इस मोदी के राज में 2-2 बार यात्रा निकाल ली है, पूरा खतरा उठा के। तो हमारा रेलेवेंस तो नहीं, हम आप हैं कि इस देश में युवा साथी कम्युनिस्ट आंदोलन से जिस तरह से हमने अपने पिछले विरासत को बचाया और युवा साथी बहुत बड़े पैमाने पे शामिल हुए, फिर वैसे हालात आए, वैसे संघर्ष हो। लेकिन ये बात मैं कहना चाहती हूँ कि सत्ता की राजनीति में जब कम्युनिस्ट हैं तो उस राजनीति के साथ उसकी तैयारी भी करनी होगी। ये कह के हम शायद अपने को छल नहीं सकते हैं कि हम अगर सत्ता में नहीं भी हैं तब भी हमारी, तो फिर सत्ता की राजनीति में हमें जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये भी जरूरत है कि अगर हम सत्ता की राजनीति में गए हैं तो हम उसकी तैयारी कैसे करते हैं। निशा जी इसको कंक्लूड करें, क्योंकि हम लोगों ने जितनी बातचीत की और हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, हमारे इतिहास का लंबा सफर है। आने वाले समय में हम कैसे कम्युनिस्ट आंदोलन को देखते हैं। अमरजीत, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप इस आंदोलन को आने वाले 10 सालों में किस तरह देखना चाहेंगी, आपके पास क्या योजनाएं हैं? बात तो ये है कि कम्युनिस्ट आवाम की बेहतरी के लिए, जनता की बेहतरी के लिए, उनके बेहतर जिंदगी के लिए लड़ता आया है।
तो कम्युनिस्टों ने सबसे ज्यादा आवाम पे, जनता पे यकीन रखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जैसा साथियों ने बहुत अच्छे तरीके से सबने अपनी बात रखी है, बड़ी डिटेल में रखी है, और राकेश ने बहुत से दिग्गजों का नाम लिया जिन्होंने दुनिया के अंदर और हमारे देश के अंदर इतिहास को बदलने में अपना रोल अदा किया, आगे बढ़ाने में रोल अदा किया। उसमें जब हम ये देखते हैं जो आज हम यहाँ संकट को झेल रहे हैं, तो हम ये देखते हैं, जैसे मैंने जिक्र किया था कि पूरी दुनिया के पैमाने पे ऐसी ताकतें उभरी थी, जैसे आरएसएस उभरी थी, और ऐसी ताकतों ने कहीं से प्रेरणा ली थी, और वो ली थी जब जर्मनी में ये फासीवाद, नाजीवाद का दौर यूरोप में शुरू हुआ। तो उसमें एक बात सही थी, जो आज जिक्र हुआ कि कॉर्पोरेट्स के कंट्रोल में चलने वाली गवर्नमेंट्स हैं, तो इसलिए कॉर्पोरेट्स की चल रही है पूरी दुनिया के पैमाने पे। तो उसी पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हारा था बुरी तरीके से, और उस टाइम पे वहां के मोनोपोली कैपिटलिस्ट को लगा था कि अब हम पूरी दुनिया के बाजार जहां जहां हमारे पास कब्जा में थे वो हम सब हमसे छीन गए, और इसलिए हमको फिर से जर्मनी के अंदर इस तरीके का उभार पैदा करना है ताकि हम फिर से दुनिया के पैमाने पे उन दूसरी साम्राज्यी ताकतों के मुकाबले में खड़े होके हम फिर से कॉलोनीज हथिया पाए। और उस टाइम उन्होंने हिटलर को अपना घोड़ा बनाया था। तो ये मोनोपोली कैपिटल ने अपना घोड़ा बनाया, और उन्होंने ही ये नाजीवाद, फासीवाद के पनपने में मदद की। आज अपने देश में हम वही चीज देख रहे हैं कि ये मौजूदा गवर्नमेंट जो है कॉर्पोरेट्स के लिए ही केवल काम कर रही है, और जितनी धन दौलत पैदा हो रही है उसका सिंचन कुछ हाथों के ऊपर सिंचित करती जा रही है कि गवर्नमेंट को खुद अदानी की बहस से बचने के लिए क्या क्या स्वांग नहीं रचने पड़ रहे। तो ये जो द्वंद्व चल रहा है पूरी दुनिया के पैमाने पे, तो मैं सहमत हूं साथियों से कि ये इतिहास के अंदर बहुत मोड़ आते हैं, बहुत बार आप पीछे धकेले जाते हैं, फिर आप आगे बढ़ते हैं, फिर आप पीछे धकेले जाते हैं। तो ये बात तो लेनिन ने भी समझाई कि 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड। तो ये इतिहास में हमने सीखा है। तो कम्युनिस्टों ने इस चीज ने समझना है कि ये हम इतिहास का वो अंग है, इसको हमें आगे बढ़ाना है। दूसरी बात जो सभी साथियों की बात से निकली कि व्यापक आंदोलन और बहुत ज्यादा एकता, इसमें कम्युनिस्टों ने रोल कैसे अदा करना। तो हमारे पास हुनर था ना कि जितने भी लेखक थे पूरे देश भर के, उन सबको एक मंच पे लाए, कम्युनिस्ट खुद पीछे रहे और उनको एक मंच पे लाए, लीडरशिप उनके हाथ में दी, जो नॉन कम्युनिस्ट थे उनके हाथ में भी दी। किसानों के लिए भी उन्होंने ऐसे किया, जो मान्य थे किसान नेता उनको आगे करके किसान सभा बनाई गई थी। इवन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन को बनाते वक्त भी जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लेस स्टूडेंट्स थे ना, उनमें से किसी को जनरल सेक्रेटरी नहीं बनाया गया था, जो नॉन कम्युनिस्ट था उसको बनाया गया था। तो ये एक हुनर इतिहास में कम्युनिस्टों ने सीखा है। आज की डेट में उन सब चीजों को रिविजिट करने की जरूरत है, और पीसी जोशी की देन को रिविजिट करने की जरूरत है। अगर हम उसको रिविजिट करते हैं फिर बहुत ही व्यापक तरीके से सोचते हुए, आज जो पूरी दुनिया के सामने संकट है हिंदुस्तान में, उस वही संकट का पार्ट हम हिंदुस्तान में भी झेल रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट्स पूरी दुनिया में फाइनेंस कैपिटल के साथ हिंदुस्तान को खड़ा कर सकता है, उसी को अपना घोड़ा बनाए हैं। और उसमें मौजूदा हुकूमत और उनका प्राइम मिनिस्टर जो है, हमारे देश का जो प्राइम मिनिस्टर है, वो उनका घोड़ा है इस वक्त पे कॉर्पोरेट्स का। तो उस चीज को मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसको अगर हम देखते हैं तो दुनिया और देश के पैमाने पे कम्युनिस्टों का रोल की आज बहुत ज्यादा आवश्यकता हो गई। मैं आपसे सहमत हूँ निवेदिता कि हम केवल इतने से नहीं, एलन यंगस्टर है, बहुत इंस्पायर्ड है, नेचुरली उस उम्र में ये लगता ही है कि यस हम अपना काम कर रहे हैं, देखी जाएगी, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सत्ता के बाहर भी रह के हम काम कर रहे हैं। वो अपनी जगह, उसका जोश और उसकी उम्र के हिसाब से उसकी बात बिल्कुल सही है, यंगस्टर्स को लगती है। लेकिन ये बात सही है कि सत्ता की सियासत में तो हम है ना। जब हमने हिंदुस्तान की आजादी को सेलिब्रेट किया, क्योंकि उसमें भागीदारी निभाई,
और उसके बाद एक डिविएशन हो गई कम्युनिस्ट आंदोलन में, और उसका खमियाजा भुगता कम्युनिस्ट जेलों में गए, और फिर उसके बाद हमने विवेचना की और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करते हुए हम आगे बढ़े। तो पहले चुनाव में ही हम नंबर 2 की पार्टी थे, मीन्स वी वर द मेन अपोजिशन। सेकेंड इलेक्शन में वी वर द मेन अपोजिशन। 1962 में वी वर द मेन अपोजिशन। जब 64 में स्प्लिट हुए, 66, 67 में और स्प्लिट हुए, तो कम्युनिस्टों का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर लेजिस्लेशन में और पार्लियामेंट में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के चक्कर में हलास हुआ। तो फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं अमरजीत, मैं वो किसी एक पार्टी के चाहने से नहीं होगा। ये रियलाइजेशन, ये मंथन पूरे इतिहास के अंदर हर कोई, जो ये सभ्यताओं की जो लड़ाई है, साइंस और मिथ के बीच में जो लड़ाई है, इस लड़ाई के बीच में जो ईमानदारी से घुसना चाहते हैं, उनको सबको इस मंथन की जरूरत होगी। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने नेचुरली उसको इनिशिएट करना चाहिए, उस बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए, ये मैं मानती हूं। और उसकी हम प्रयास भी कर रहे हैं, जिस ढंग से प्रयास होता है उसकी हम प्रयास भी कर रहे हैं। और मजदूर और किसान आंदोलन, विद्यार्थी आंदोलन, महिला आंदोलन, सभी जो और सांस्कृतिक आंदोलन, इनको तेज करने की आज जरूरत हो गई है। इसको ही हमें इस पूरी 1 ईयर की सेलिब्रेशन के अंदर इन सारे पहलुओं को जो उभर करके बहस में आए हैं, उन सारे पहलुओं के ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी ने काम करना चाहिए। ट्रेड यूनियनिस्ट होने के नाते मैं समझती हूँ कि मजदूर आंदोलन को भी बहुत तेज करने की आज आवश्यकता है। बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी आने वाले दिनों के अंदर। बहुत सही कहा अमरजीत आपने कि बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ेगी और आंदोलन तेज करने होंगे हमें।